आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल की पावर की, इज़राइल की शक्ति की, इज़राइल की फायर पावर की बात करेंगे। आपने अभी देखा है कि कैसे इज़राइल ने अपने दमखम से जो नसरुल्लाह आज से 40 साल पहले लेबनान में पूरा राज कर रहा था उसका खात्मा करा है। तो आपको आज इसी में बताएंगे कि उसके लिए क्या हथियार यूज़ किया है, क्या उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है। GBU-28, GBU-37, GBU-72 जिसको 5000 पाउंड का बम यूज़ करके कम से कम इन्होंने 40 से 50 बम उसके पर मारे हैं और नसरुल्लाह का नामो निशान मिटा दिया और उसको वहीं का वहीं दफन कर दिया गया इज़राइल की तरफ से। लोग कहते थे कि इज़राइल को हिज़्बुल्लाह और हमास खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इज़राइल की फायर पावर के आगे पूरा हिज़्बुल्लाह और हमास घुटने टेक गया है। इवन के जो ईरान है उसने भी घुटने टेक दिए हैं। ईरान अभी पीछे को भाग रहा है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं DJS ब्रार आपको पूरे का पूरा इसके ऊपर विस्तार से बताऊंगा कि इस सारे जो चल रहा है अभी जो युद्ध लेबनान में, जिसके ऊपर में पूरा कंट्रोल कर रखा है इज़राइल ने, उसके ऊपर में पूरी बात होगी। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। देखिए जेंटलमैन, आपने देखा होगा कि जिस टाइम लास्ट ईयर अटैक होता है इज़राइल के ऊपर, तो सारी दुनिया ये सोच रही थी कि शायद इज़राइल को हिज़्बुल्लाह और हमास डस जाएंगे, खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। और पूरे वर्ल्ड को पता है, जो फोर्सेस है उनको पता है कि इज़राइल के पास में जो फायर पावर है उसका मुकाबला कहीं नहीं है। और जो उसके पास में अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जैसा मजबूत वर्ल्ड में एयर डिफेंस नहीं है। और उसके आगे ना हिज़्बुल्लाह, ना हूती, ना हमास और ना ईरान का कोई भी प्रॉक्सी टिकता नहीं है। तो ये अभी जो किया है आपने देखें, 2-3 दिन पहले उन्होंने अभी तो बहुत ही छोटे तरीके से जो इज़राइल ने अपना फायर पावर इस्तेमाल किया है, उन्होंने लोरा मिसाइल यूज़ की है जो कि लॉन्ग रेंज का एक बहुत ही एक सिंपल सा उनके पास में मिसाइल सिस्टम है। और उसके अभी तो जरकोआ 2, जरकोआ 3 तो यूज़ ही नहीं हुआ। जिस दिन वो यूज़ होगा ईरान भी हिलेगा और ईरान के साथी भी हिलेंगे और पता लग जाएगा कि जो इज़राइल है उसमें कितना दमखम है। तो ये नसरुल्लाह जो है आज से पहले पूरे इज़राइल को परेशान कर रखा था साल भर से, लेकिन इज़राइल भी इसमें ये सोच रहा था कि पहले हमास को निपटा जाए और पहले जो मेन टारगेट है उसको हल किया जाए, उसके बाद में नसरुल्लाह का भी नंबर है। तो नसरुल्लाह को अभी टाइम आने पे उन्होंने सबसे पहले जो है इनका 2 दिन पूरा जो एयर स्ट्राइक करके और पूरा बम्बारमेंट करके पहले इनका जो सदर्न साइड का फ्रंट साइड था उसको न्यूट्रलाइज किया और इसका कमांड कंट्रोल जो है उसको डिस्ट्रॉय किया। और लास्ट में जब उनको पूरा असेसमेंट हो गया और जैसे ही पता चलता है फिर नेतन्याहू से फोन अमेरिका में बैठे हुए आता है कि भाई नसरुल्लाह टारगेट पे है, उसको न्यूट्रलाइज करना, हेडक्वार्टर में बैठा हुआ। उसी टाइम उन्होंने क्या किया, GBU-72 मारा जिसको बस्टर बैंकर कहते हैं, ठीक है। तो उसने जो है पूरे का पूरा जो है इसको तोड़ दिया। और जो इसके बीच में GBU-72 बम है ये 200 फीट की डेप्थ तक RCC स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकता है। और जिस जगह में GBU-72 यूज हुआ है उस जगह पूरे का पूरा डस्ट में चेंज कर दिया गया, पूरा का पूरा डस्ट में बदल दिया गया सारे स्ट्रक्चर को। 7 स्टोर बिल्डिंग थी जिसका पूरे का पूरा पता नहीं चल रहा कि उधर क्या हुआ। 30 फुट गहरा जो गड्ढा कर दिया गया। अच्छा, अभी इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए ये जो कड़ा है, ये जो वार चल रही है हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में, या हमास के बीच में, हूती का तो लेना देना कुछ नहीं है। हूती तो बहुत दूर है, हूती तो यमन में बैठा हुआ है। ये हजारों साल पुरानी वार है। ये इसका कोई ये नया नहीं है कि ये कोई वार आज शुरू हुआ या कल शुरू हुआ, ऐसा नहीं। ये हजारों साल पुराना है और इसके बीच में एक वर्शिप इन्वॉल्व है जिसमें तीनों कम्युनिटी के अपना डिफरेंट बिलीव है।
और वो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा इसी में। मैं इस पे वीडियो को आगे नहीं लेके जाना चाहता, मैं अपना फोकस रखना चाहता हूँ मेन सब्जेक्ट के ऊपर में। तो मेन सब्जेक्ट इसमें जेंटलमैन ऐसा है कि जो अभी घटा था लास्ट ईयर में, जो 7 अक्टूबर 23 में हमास ने जिस टाइम अटैक करता है, तो देखिए हमास जो अटैक करता है इजराइल के ऊपर में, तो खाली उसके पीछे हमास नहीं है, हमास को पालने पोषने वाला और हमास को इधर तक ले आने वाला, उसको वेपनरी सिस्टम ले आने वाला या ये अटैक कराने वाला, इसके पीछे बैठा हुआ है ईरान, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग आगे जाके इसमें जियोपॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे कि क्या इसके ऊपर में चलता है, ठीक है। तो इसका ये जो इजराइल को परेशान करने के लिए, इजराइल को एंगेज करने के लिए, और साथ ही साथ जो है इसको यूएस को एंगेज करने के लिए जो ईरान है, ईरान ने क्या कर रखा है कि एक प्रॉक्सी डोम बना रखा है। प्रॉक्सी डोम जो बना रखा है इन्हें पूरा सीरिया से लेके लेबनान, देन इराक, और ये सीधा यमन वगैरह नीचे जितना भी एरिया है सारे का सारा इसने क्या कर रखा है कि इजराइल को घेरने के लिए, इजराइल को पूरा डिस्टर्ब करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए इन्होंने एक अपना जो है सरोगेट या डमी फोर्स जिसको कहते हैं, या इसको हम लोग जो फौजी लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रॉक्सीज तैयार कर रखी है। और ये जितनी प्रॉक्सीज है, ये जो सारी की सारी इसको कंट्रोल करता है आईआरजीसी, और आईआरजीसी को ऊपर जो है पूरे का पूरा जो लगा हुआ है ईरान का गवर्नमेंट सिस्टम सारा कंट्रोल करता है। और ईरान के पीछे इसको कंट्रोल कर रहा है रशिया और चाइना, और रशिया और चाइना का इंटरेस्ट जो है वो एक है टू एंगेज द अमेरिकन फोर्सेस, और उसको टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। तो ये सारा अगर जियोपॉलिटिक्स आप समझेंगे तो ईरान के पीछे खड़ा है रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, और आगे जो इसके सारा चलाया जा रहा है कि इसको कैसे ना कैसे जो है इजराइल को घेरा जाए। और इसमें जो लोकल ग्रुप्स है उनका इंटरेस्ट ये है हिजबुल्लाह और हमास का कि यहाँ से इजराइल को ख़त्म किया जाए और इजराइल का एक अस्तित्व मिटाया जाए और अपना कब्ज हुआ जाए। ये सारे के सारे गेम इसी तरीके से चल रही है। और ये कोई हम लोग जो प्रॉक्सी कहें या इसको कोल्ड वार कहें, ये कोई नया गेम नहीं है। ये 1945 से लेके अभी तक चलता आ रहा है। 1947 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोल्ड वार का इरा शुरू हुआ है, तो ये कोल्ड वार का इरा है। इस कोल्ड वार के इरे में या इसको प्रॉक्सी इरे में हम लोग इसको दूसरी उदाहरण से समझें तो जिस टाइम 2008 में जिस टाइम बॉम्बे में 10 टेररिस्ट अटैक करते हैं, 10 टेररिस्ट अटैक करते हैं, वो चलते कराची से हैं, और कराची से मुंबई का कम से कम जो है 1000 किलोमीटर का रूट है बाय सी, और वहां से उनको पूरा ट्रेनिंग देकर, पूरा उनको फाइनेंसिंग करके, पूरा उनका कंप्लीट इंतजाम करके उनको जो है शिप के जरिए से आगे मूव किया जाता, फिर बोट के जरिए से मूव किया जाता। वो आगे आके जो बॉम्बे में लैंड होते, बॉम्बे में उनको लोकल सपोर्ट सारी प्रोवाइड की जाती है, और उसके बाद में वो अपने टारगेट के ऊपर पे पहुंचते हैं और अपना पूरा जो मिशन उनको दिया हुआ था पाकिस्तान ISI ने, पाकिस्तान आर्मी का जो टारगेट सारा दिया हुए थे उसको वो अचीव करते हैं, और वो पूरी मार काट करते हैं। और वो 2-3 दिन का हमारे कंट्री में पूरा का पूरा एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब नुकसान होता है, पूरी एंगेज रहती है हमारी फोर्सेस भी उसमें, और हमारे स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप जो है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उनको आतंकवादियों को मार दिया जाता है। देखें वो जो था वो भी एक प्रॉक्सी का ही हिस्सा था, जहां वो ये कोल्ड वार का ही हिस्सा था। देखें वो एक अनजान बंदे के लिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए समझने के लिए है कि वो एक नॉर्मल 10 बंदों ने
टेररिस्ट आए और टेररिस्ट अटैक हुआ, और वही हमारे उस टाइम की जो गूंगी बैरी गवर्नमेंट बैठी हुई थी उसने भी उसी चीज को फॉलो किया कि ये टेररिस्ट अटैक है। उसको जो है एक जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान आईएसआई का या पाकिस्तान की आर्मी का उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट था, और उसको प्लान किया गया पाकिस्तान में, उसको एग्जीक्यूटिव से करवाया गया है आतंकवादियों से, और उसमें सारा फंडिंग सारा किया गया। तो ये क्या होता है कि सरोगेट तरीके से ये मिशन बनाए जाते हैं कि हमारा उसके पीछे में जो गवर्नमेंटें बैठी होती छिप के काम करती है। जैसे हमारे इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को फाइनेंसिंग फंडिंग सारा करता है, उसको टेक्नोलॉजी सारी प्रोवाइड करता है, उनको पूरा आर्मामेंट देता है, सारे का सारा साजो सामान सारी सामग्री प्रोवाइड करके हमारे ऊपर में अटैक करवाता है। तो ये एक सरोगेट का काम करते हैं और एक डम्मी फोर्सेस होती है, और इसके पीछे में जो करता धरता शिप के काम करवाते हैं। तो वैसे ही इसका दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे रशियन फोर्सेस जिस टाइम ऑक्युपाई करती है अफगानिस्तान को, तो उनको वहां से हटाने के लिए यूएस पाकिस्तान के साथ मिलके एक डमी फोर्सेस के साथ में, जहां उसको कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वार से उनको वहां से रशियन फोर्स को हटाया जाता है। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद में अमेरिकन फोर्सेस आ जाती है, तो उनको हटाने के लिए फिर क्या होता है कि सेम थ्योरी अप्लाई होती है, रशिया एंड पाकिस्तान मिलके उनको वहां से रिमूव करते हैं। तो ये इसी का हिस्सा जो है आज की तारीख में जो है ये सबसे बड़ा जो एक आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, हिजबुल्लाह जा हमास हो गया और हूती हो गया, ये सारे प्रॉक्सी गुड्स है जिसके पीछे में ईरान काम करता है। और ईरान के पीछे में जो 2-3 कंट्री खड़े हैं, पूरी जियोग्राफिकली सारा देखा जाए तो इसको एक एंगेज रखने के लिए कि भाई ये जब इजराइल एंगेज रहेगा, यूएस एंगेज रहेगा, यूएसए के पीछे में नाटो फोर्सेस एंगेज रहेगी, तो इनका जो अटेंशन है वो ईरान के ऊपर नहीं आएगा, ईरान कुछ भी कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा ये एक इसके बीच में मेथोडोलॉजी यूज करी जा रही है। और साथ ही साथ इसमें क्या आ रहा है कि आप देखें कि ये इसके बीच में एक कम्युनिटी लीडर बनने की होड़ मची हुई है 3 नेशन के बीच में। और 3 नेशन कौन सी है? टर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है। क्यों? इन कंट्रियों के पास में एक फोर्स एंड थोड़ी इनका सिस्टम ठीक था, और इनका जो प्रोसीजरली अदर देन द मुस्लिम कंट्री जितने भी है उनसे थोड़ा सा इनका बेटर कंट्रोल था। तो इनके बीच में पूरी होड़ चली हुई थी कि कौन कम्युनिटी का लीडर बनता है। तो देखिए पाकिस्तान का तो पूरा बंटाधार हो गया, पाकिस्तान तो खत्म है। पाकिस्तान के पास में ना रिसोर्सेज है, ना उनकी इकोनॉमी काम कर रही है, ना उनके पास में कुछ आगे कोई फ्यूचर नजर आ रहा है। उनकी इंटरनल बहुत डिस्टर्बेंस है, उनके जो अपने सांप पाले हुए थे वो बहुत उनको काट रहे हैं। वहां तो काम खत्म है। वहां उनका जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है पाकिस्तान, हार्डली पाकिस्तान का सर्वाइवल जो पाकिस्तान की लाइफ है वो दैट मे बी द 10 to 15 ईयर, नॉट मोर देन दैट। नाउ जब पाकिस्तान को छोड़ते हुए देन इट दिस रेस इज बिटवीन द 2 कंट्री दैट द टर्की एंड ईरान। नाउ क्या है कि इन कंट्रियों के ऊपर में दूसरे कंट्री वर्ल्ड के जो अदर नेशंस है उनकी डिपेंडेंसी भी है, और इनको जो ये दोनों कंट्री बड़ी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे है, और इनका जो ग्लोबल पोजीशन जो है, इनका ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है। देखिए जैसे ईरान है, हम लोग जो ईरान की बात करते हैं तो ईरान के जो नॉर्थ साइड में टॉप में लगता है कैस्पियन सीज, और कैस्पियन सी के रूट से क्या करता है कि इसको रशिया से डायरेक्ट लिंक मिलता है, और काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सारे कंट्री जो है वो सारे के साथ में इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, और वहां से इसको कुछ भी कार्गो से लेना है रशिया से, और वहां से इसके लिए अप्रोच बहुत ईजी है। दूसरी साइड में इसके जो नीचे वाली साइड है, साउथ साइड है, वहां लगता है अरबियन सीज, तो इसके पास में दोनों साइड में अप्रोच बहुत अच्छी है, तो उस वजह से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन लोकेशन है। और फिर इसका क्या है कि यहां से जो है इसका वेस्ट साइड में इसका टर्की के साथ में पूरे का पूरा लिंक बनता है आगे, और इसको जो है वहां इसको
अप्रोच बहुत आसान है। फिर इसका इराक के जरिए क्या है कि इसको खेला खेलने के लिए सारा सीरिया से लेके लेबनान हो गया, देन इसका जितना भी वो कॉर्नर है, फिर इसको क्या इसके लिए बन रहा कि जो वहाँ लेबनान में शिया डोमिनेटेड है, दैट इज इट, जितना भी ये हजबुल्ला वगैरह है सारे का सारा शिया डोमिनेटेड, वो इसको काफ़ी बेनिफिट करता है। तो टर्की का क्या है कि टर्की के ऊपर की साइड में, नॉर्थ साइड में लगता है ब्लैक सी, और ब्लैक सी में क्या है उसके सारे का सारा, उसके साथ में रशिया का 1-to-1 है, और बाकी जितना भी कंट्री यूरोपियन यूनियन के साथ जिनके अच्छे रिलेशन नहीं है और नाटो के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, वो सारे का सारा ऊपर ब्लैक सी से इसका लाइजन बनता है और कोई भी कार्गो शिपिंग करनी आसान है। देन इसका क्या है कि जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी का रूट है, उस रूट के बीच में इसका सारा कंट्रोल है, तो वहां से इसकी बहुत स्ट्रेटेजिकल अच्छी पोजीशन है। और इसके जो नीचे में पड़ रहा है वो सारे का सारा साउथ साइड में मेडिटेरियन सीज है, और वहां भी इसको काफी बेनिफिट है। तो इन दोनों कंट्रियों का ये खलीफा बनने की जो है होड़ में लगे हुए, इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी ठीक कर रही है, और इनका सारा मतलब इन कंपेयर टू द अदर अरब एंड इस्लामिक कंट्री दे आर इन ए बेटर पोजीशन। अभी ये आता कि ये कम्युनिटी लीडर बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो डाउटफुल है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या है कि देखें, ये जो ईरान है, ईरान ने अपना बेस जो बनाया हुआ है, सबसे नंबर 1 बेस जो है इसका हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला आज तैयार नहीं हुआ, हिजबुल्ला को तैयार होता है 1980 से, जिस टाइम से खमैनी इधर बैठ जाता है 1979 में ईरान में, तो उसी टाइम से नसरुल्ला, और नसरुल्ला जो है वहाँ ईरान में ट्रेनिंग करता है, इराक में ट्रेनिंग करता है अंडर द कमांड कंट्रोल ऑफ ए खमानी, और वहां से सारे का सारा इसको पूरा प्लांट किया जाता है कि भाई आपने करना क्या है। तो वो लेबनान गवर्नमेंट के ऊपर में पूरे का पूरा वो कंट्रोल बना लेता है, ठीक है। वो 10-12 साल में अपना कंट्रोल बनाता है, उसके बाद में पूरी गवर्नमेंट और सारे सिस्टम पे सारे मशीनरी को कंट्रोल कर रहता है, और साउथ पोर्शन ऑफ लेबनान जो है वो अपना पूरा किला बना के बैठ जाता है, और वहां से वो डिस्टर्ब करता है इजराइल को। और साथ ही साथ इनका क्या है कि ये जो हिजबुल्ला, हूती एंड हमास, इन तीनों ट्रायंगल की जो एडजस्टमेंट है सारे ग्रुपों का जो है बना, सारे को मेल जोल इसके बीच में क्रिएट करता है IRGC और से दैट के ईरान। देखिए, जिस टाइम लास्ट ईयर अक्टूबर में हमास इजराइल के ऊपर में अटैक करता है, और वहां से उनकी जो है 700-800 बंदा कैजुअलिटी कर देता है, और उसके बीच में 300-400 बंदे को उठा के ले जाता है, जिसमें उनके फौजी बंदे भी या 200 के करीब में, और उनकी बहु बेटियां भी, जंग लड़कियों को देखा आपने वीडियो पे देखा होगा। उस टाइम क्या होता है कि नॉर्मली वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्री है, जितने भी कम्युनिटी लीडर्स है, सबकी एक स्टेटमेंट सी आ जाती है कि ये ठीक नहीं हुआ, दिस इज नॉट गुड, ये एक गलत हुआ। तो उनको एक आतंकवादी ग्रुप को इतना एक मतलब सिंपल सी स्टेटमेंट में सारा वर्ल्ड जो है शांत हो जाता है। और जिस टाइम उसके जवाब में उसको इजराइल ठोकता है और इजराइल उसको रिस्पॉन्स करता है और उनका हिसाब किताब करता है, उस टाइम क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड पे पीटना शुरू करता है, छाती पीटना शुरू कर देते हैं, और उस टाइम पूरे का पूरा जो है एक एजिटेशन शुरू हो जाती है, और पूरा उसके साथ में स्पोर्ट में दुनिया खड़ी होनी शुरू हो जाती है। मेरे को इस चीज़ की समझ में नहीं आती कि जब ये सांप पल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सांप पल रहे हैं, इनका सांप पलने का मतलब ये हुआ कि हिजबुल्ला ना तो लेबनान गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना वो एक लेबनान की डिफेंस फोर्स है। तो इतने बड़े वेपन सिस्टम, उसके लाखों के लाखों उसके पास में रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट साइट्स, वो पूरा सदर्न पार्ट जो है लेबनान का कंट्रोल कर रहा है, वहां से दूसरे कंट्री के ऊपर में मसाल दाग रहा है, रॉकेट 1000 के 1000 वो डाल रहा है। देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूं कि इन सांपों को पालता कौन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमने जो है 1948 से लेके अभी तक इसको भुगत रहे हैं। इंडिया इसको भुगत रहा है। इंडिया में जितनी दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान से आती है, और इन सांपों को पाकिस्तान में हमारे पास पड़ोस में पाला जाता है। मैं इसकी बात करना चाहता हूं कि ये जो इतने बड़े बड़े सांप हैं, जैसे हूती है, हूती के पास में 2000 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल अपनी है, उसके पास में ड्रोन सिस्टम है,
उसके पास में लाखों की तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उसके पास में एयर डिफेंस है, उसके पास में आरटी है, उसके पास में आर्मर्ड व्हीकल्स अपने हैं, उसके पास में टैंक है, उसके पास में हर एक सिस्टम ऐसा है कि जो आज की तारीख में एक प्रोफेशनल फोर्सेस है वो उसके पास सारा सिस्टम है। वो सिमिलर वे जो है, जो नसरुल्ला जो मारा गया है, इनके पास में सारे का सारा सिस्टम है, और जो हमास है उसके पास में भी सारे का सारा सिस्टम है। हमास का जो है कम से कम जो है अंडरग्राउंड 3 से 4 स्टोरी तक पूरे का पूरा वो सिस्टम बना रखे, टनल के टनल, और उसके बीच में दुनिया भर का आमुनिशन है। और इनको फंड कौन करता है? ये कहां से पैसा आता है इतना? इनके पास में कहां से वेपन आता है? हमारे पड़ोस में इंडिया में, मैं बीइंग ए आर्मी अफसर आपको भरोसे से कह रहा हूं कि हमारे पड़ोस में जो जितने भी दहशत ग्रुप है, कम से कम 15 से 20 ग्रुप है दहशतगर्दी वाले जो पाकिस्तान ने पाल रखे हैं, और वो सारे के सारे जो इंडिया को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी फोर्सेस के ऊपर में अटैक करते हैं। और क्या ये कोई तरीका है? और अगर मान लिया कि ये फोर्सेस पाली हुई है, ये प्रॉक्सी है, जहां ये इनके सारोगट हैं, जहां इनकी डम्मी बंदे इनके बिहाफ पे काम करते, तो उसके बाद में जब इंडिया ठोकेगा पाकिस्तान को, फिर पूरे वर्ल्ड में आग लगती है। तो ये भाई कहीं ना कहीं जवाबदारी तो होगी। अब जितने भी ये कम्युनिटीज है, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स है, कोई कहता मैं फलाने ग्रुप का हूं, कोई G20 का, कोई किस ग्रुप का है, तो ये इनको पता होना चाहिए सारों को। इनको कोई वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री, सबको नहीं पता कि ये इनको पाल कौन रहा? सबको पता है, इसका सबको पता है कि इनको आमुनिशन कौन दे रहा, कौन इनको तैयार कर रहा, कौन क्या कर रहा, लेकिन हर एक बंदे ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। तो जब इजराइल को इसमें परेशानी है, इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, इजराइल के सिटीजन को मारा जा रहा है, जहां इजराइल की जो बहु बेटियां उसको उठा के ले गए हैं, उसके फोर्स के बंदे कैप्चर करके रखे हुए हैं, तो उसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हिजबुल्लाह पे खतरा है। उसने नसरुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया है, पूरा जो हिजबुल्लाह का कमांड कंट्रोल तोड़ा है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए है, उसको करना पड़ेगा। उसको ईरान के भी ऊपर अटैक करना पड़ेगा तो वो करेगा। अगर भाई कल को इंडिया के ऊपर में कोई आपदा आएगी तो इंडिया भी पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करेगा। तो ये चीजें कोई बहुत बड़ी नहीं है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। आप अगर किसके लिए कुछ जो कर रहे हो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप बैठ के आराम से बैठे रहोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जहां तक मैं इजराइल फोर्सेस को जानता हूं, बीइंग ए आर्मी अफसर, उनके पास में जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनकी फोर्सेस के पास में 50 से 60 साल वार का एक्सपीरियंस है, और उनके पास में पीछे जो है अमेरिकन फोर्सेस खड़ी है, पूरा कोऑर्डिनेशन है। उनके पास में वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस है, उनको कोई खतरा नहीं है। और वो अगर कोई सोचे कि भाई इजराइल का अस्तित्व खत्म कर देंगे, संभव नहीं है। इजराइल जो है अभी जो है पूरा हिसाब किताब करके छोड़ेगा। इजराइल ने पूरी जो कमांड कंट्रोल न्यूट्रलाइज कर दिया है, हिजबुल्लाह का, हमास खत्म कर दिया है, हूती का वारी आने वाला है, और लेबनान गवर्नमेंट को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और लेबनान में वो गवर्नमेंट आएगी जो अमेरिकन को चाहती होएगी। और इसमें ईरान का भी नंबर आने वाला है। अगर इसको नहीं ईरान ने समझा, ईरान ने अगर नहीं समझा, ईरान का भी नंबर आने वाला है। और ये जो वार है ये और बढ़ सकती है। ईरान तो आज की तारीख में न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जो वो अमेरिकन फोर्सेस के अरेबियन सीज में शिप लगे हुए हैं, पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर, पूरे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ में खड़े हुए हैं, और इजराइल भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो कोई वो तो है नहीं कि पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं न्यूक्लियर का। जिस दिन आफत आएगी, जिस दिन इजराइल के ऊपर में अस्तित्व की लड़ाई आएगी, और जिस दिन उसका ज़्यादा नुकसान होगा, और जिस दिन उसका खतरा बढ़ेगा, और उस दिन इसका हिसाब किताब पूरा करेगा, और वो न्यूक्लियर भी चलाना होगा, तो मेरे हिसाब से वहाँ
इजराइल हेजिटेशन नहीं करेगा और इससे जो ईरान का बहुत बड़ा डैमेज होगा। ईरान को इसको चीज़ को समझना होगा। फिर इसी के साथ ये भी समझना होगा कि जो ईरान की गवर्नमेंट है उसका फोर्स के ऊपर तो कंट्रोल है, लेकिन जो ईरान के सिटीजन है उनका उसके ऊपर बिलीव नहीं है। ईरान के सिटीजन जो है ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और जितने भी मनार्क बैठे हुए हैं उनको सबको पता होता है। देखिए, कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया के जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है या और अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, उनके पीछे में पब्लिक का विल होता है। पब्लिक उनके पीछे खड़ी होती है, जिस टाइम मजबूरी आती है पब्लिक उनके पीछे खड़ती है। लेकिन जो मनार्क होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। तो जैसे ईरान है, जैसे लेबनान है, जैसे यमन है, इन कंट्रियों के पीछे में जिस दिन आपदा आएगी इनके पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं है, तो इनको महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए ईरान को भी समझना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जैसे डैमेज हुआ वैसे ईरान भी डैमेज हो जाएगा और यही सांप इनको काटेंगे। मैं ये सारी बातें करता हुआ विराम लेता हूं और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि ये जो वार चल रही है इसको रोका जाए। इसमें जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कोई इन चीज़ों के बीच में कोई लेना देना नहीं है, जिनका इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कौन सा कंट्री है क्या, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज लेबनान में बहुत से जो लोग हैं घर छोड़ के अपना भाग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं। वैसे ही हमास में जिस टाइम करा है लास्ट ईयर अक्टूबर में अटैक इजराइल के ऊपर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिकल गुटों का है, जहाँ उसके बीच में जो टेररिस्ट ग्रुप्स का है। जो नॉर्मल एक इनोसेंट लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी वाले बंदे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है। मैं कहता हूँ कि जितने कम्युनिटी लीडर्स हैं, जितने वर्ल्ड की फॉर्म्स हैं, जितने वर्ल्ड की नेशंस हैं, उनको एक बार यूएनओ में बैठ के इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। ये प्रॉक्सी वार जो है ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। जितनी कैजुअलिटी प्रॉक्सी के जरिए से हुई है उतनी ना वर्ल्ड वार 1 में हुई है, ना वर्ल्ड वार 2 में हुई है। तो मुझे लगता है ये जो प्रॉक्सी का वार है इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई गाइडलाइन तय करनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये दहशतगर्दी का तरीका ठीक नहीं है कि कोई भी एक प्रॉक्सी ग्रुप, डमी ग्रुप और सरगोरेट ग्रुप बना के उनको इतना बड़ा आर्मामेंट दे के किसी दूसरे कंट्री का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करे, ये ठीक नहीं है। एक समझदार तरीके से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। मैं ये सारी बातें अपनी कहता हुआ विराम लेता हूँ।